गांव में कुछ था ही नहीं, पहलवानी करनी, लोग के चने चबाने। तो रूम पार्टनर अच्छे मिलने के बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, नहीं एक वेट की एक नौकरी। तो काले धंधों में लग जाते हैं, पहले बहुत ज्यादा था ये, कोई प्राइवेट कंपनी या कोई भी सपोर्ट कर ही नहीं रहा पहलवानों को बिल्कुल भी। सबसे मेन ये ना, रिजल्ट क्यों नहीं है, जो हमारे कोचेज है ना वो उनको पता ही नहीं है। नमस्ते भारत। मैं गोपाल शर्मा, मेरे साथ दोबारा से क्षितिज शर्मा, और इस बार हम एक और नए हिडन टैलेंट के साथ में मतलब आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ये एक ऐसा गेम है। जब इसका पहली बार मेडल आया था तो पूरे देश ने सर ऊंचा करा था। वो थे मिस्टर सुशील कुमार। उन्हीं की गेम से एक उभरता हुआ खिलाड़ी, एक उभरता हुआ टैलेंट, जिन्होंने ग्रीको स्टाइल के अंदर 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का खिताब लिया। एक लौते ऐसे बंदे जो 32 साल बाद में ग्रीको स्टाइल में इंडिया को मेडल दिलवाया। और आज वो टॉप्स के एक मेंबर हैं। टॉप्स मींस लाइक टारगेट ओलंपिक पोडियम, जो कि गवर्नमेंट की एक मुहिम है जिसमें वो ओलंपिक के लिए प्लेयर तैयार करते हैं। तो मींस इनका टारगेट है 2028 के अंदर ओलंपिक रिप्रेजेंट करना एंड मेडल लाना। सो जिस हिसाब से इनकी हिस्ट्री चलती आई है, मतलब वर्ल्ड गेम्स में मेडल, एशियन चैंपियनशिप में एशियन में मेडल, ठीक है, तो आई थिंक ओलंपिक का मेडल भी दूर नहीं। इस पूरे पॉडकास्ट की समरी मैं आपको बताऊं, बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा एक एथलीट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरीके से उसके घर वाले स्ट्रगल करते हैं, उसको कर्जा लेके उस मुकाम तक पहुंचाते हैं एंड देन मेडल आता है। पर इन बिटवीन कैसे सरकार का, फेडरेशन का, उसके आस पड़ोस का जो माहौल होता है, उनका किस तरीके से सपोर्ट चाहिए एक प्लेयर को तैयार करने में, वो आज आपको इस पॉडकास्ट से पता लगेगा। बने रहिए। आइए मिलते हैं मिस्टर सूरज वशिष्ठ से। सूरज जी, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, कब स्टार्ट करी, एंड रेसलिंग ही क्यों चुना? मैं जैसे बचपन में थे ना, तो बचपन में क्या होता था, जैसे टेलीविजन में लगा लो या अखबार में न्यूज में ये देखते थे कि जैसे सुशील पहलवान है, योगेश्वर दत्त पहलवान है, अपने बजरंग पुनिया, तो इन सब को देखते थे तो थोड़ा ऐसा लगता था कि हाँ यार पहलवान बनना है। हम्म। और जैसे हरियाणा में क्या होता है, गाँव में, ज्यादातर गाँव में तो रेसलिंग को मतलब ज्यादा एक वो महत्व दिया जाता है, हम्म। क्योंकि एक पहलवान अपने आप में भी हट्टा कट्टा, और करेक्ट। मतलब एक अच्छा लगता है सभी को, कोई देखता हो ये देखता है पहलवान है यार बहुत बढ़िया है। तो मतलब एक बचपन से ही थोड़ा ये शौक हो गया कि भाई पहलवान बनना है। तो पहलवानी स्टार्ट की बचपन में। तो सबसे पहले तो गांव में कुछ था ही नहीं, मतलब अखाड़ा वगैरह और कोचिज वगैरह मतलब कुछ था ही नहीं। तो मेरे को ये था कि यार पहलवानी स्टार्ट तो करनी है, पर कैसे। तो किसी से पूछा तो उसने बोला कि गांव में एक पहलवान है पुराना, उसके पास चला जा, वो बता देगा कैसे क्या होगा। तो मैं उसके पास चला गया, तो उसने, मैंने कहा जी पहलवानी करनी है। फिर उसने बताया कि भाई पहलवानी करनी आसान नहीं है, पहलवानी करनी लोह के चने चबाने हैं। तो मैं बोला हाँ ठीक है जी, मैं लोह के चने चबाने के लिए तैयार हूँ। मेरा जुनून था कि भाई पहलवान बनना, अब तो देख लेंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई स्टार्ट कर, तू कल से मॉर्निंग में 4 बजे आने लग जाए यहाँ पे, तेरी ट्रेनिंग मैं स्टार्ट करवाता हूँ। तो उन्होंने प्रैक्टिस चालू करवाई। तो उन्होंने जैसे जैसे स्टार्ट करवाई वैसे मैं करता गया। फिर प्रॉब्लम आई डाइट की। भाई मैंने तो कर लेता, फिर रिकवरी नहीं होती। डाइट डाइट का इतना ज्ञान नहीं था, और घर में भी मतलब ऐसा नहीं था कि भाई कुछ फल फ्रूट वगैरह या कुछ हो कि जिससे भाई खा कर रिकवरी हो जा। फल फ्रूट भी तभी आते थे, कोई मेहमान रिश्तेदार आ जाता था ना मेहमान आ गया तो। फैमिली में, तभी फल फ्रूट वगैरह, केले वगैरह, सेब वगैरह आते थे। तो था ही नहीं। तो घर वालों को बोला कि मैं पहलवान नहीं करनी है, मेरे को पहलवान बनना है, तो मेरे के लिए कुछ खाने के लिए भी दो। तो वे बोले भाई मारा तो ब्योत नहीं है, हम तो करवा नहीं सकते, तू देख ले भाई, इब हम तो गरीब हैं, अरे इब तू देख ले, हम तो दे नहीं सकते, तू क्यों कर करेगा। तब मैंने बोला ना मैं तो बनूंगा पहलवान, देख लो। तो कई बार घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था कि नहीं मैं तो माँ घर से भाग जाऊंगा, अनाथालय में रह लूंगा, मतलब थोड़ा ऐसा हो जाता था कई बार। तो घर वाले बोलते ना भाई हम नहीं करने देंगे तेरे को, फिर माँ जैसा भी आप पे बनता है, जैसा भी थोड़ा बहुत वैसा करो मेरे लिए। तो बोले ठीक हम करेंगे। तो भैंस वगैरह तो थी, घी दूध तो हो जाता था, फिर दिक्कत आती बादाम वगैरह में, तो वो भी 800 1000 रुपए किलो थे। फिर उन्होंने दिक्कत, फिर घर वालों ने थोड़ा थोड़ा बोल दिया चलो भाई तू कर रहा तो हम कर देते हैं, लगन कोई देख के। दिक्कत। हाँ, फिर हमने स्टार्ट कर दी पहलवानी। तो क्या होता था, फिर स्पेरिंग पार्टनर नहीं मिल रहे थे,
क्योंकि वो एक कोच तो हो गया मेरे पास, वो खुद 85 किलो का था, वजन ज्यादा हो गया, और टेक्निक बताने में भी थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि साथ का बच्चा चाहिए। तो फिर वो क्या बोलता था कि तू किसी अखाड़े में चला जा, गांव के पड़ोस के में, वहाँ टेक्निक वगैरह सीखने के लिए स्पेरिंग पार्टनर मिल जाएंगे जोर वगैरह के लिए। तो फिर कोई साधन था नहीं, तो कई बार साइकिल तो होती है घर में, साइकिल थी वो लेकर चला जाता था मैं पास के गांव में, वहाँ एक आधी बार जोर वगैरह करके आ जाता था। फिर उन्होंने ऐसे स्टार्ट करवा दी, मैं करता गया, लगन थी एक, बस ये था कि भाई पहलवान बनना है जैसे भी हो। बच्चे बोलते थे क्या करेगा, घर वाले भी नहीं यार मत कर, तू तेरे बस की नहीं है, हमारी फैमिली में कोई पहलवान नहीं है तो रहने दे। तो मेरे को था भाई बनना है तो बनना, अब जो भी है देख लेंगे। फिर स्टार्ट कर दी। फिर ऐसे ही गांव वाले बोलने लग गए कि भाई अगर अच्छा पहलवान बनना है तो कहीं बाहर चला जा अखाड़े में। सही बात है। फैमिली को बोल दिया, पड़ोसी बोलने लग गए अगर अच्छा बनना तो बाहर रहे, यहाँ क्या है। तो गांव में करी होगी 1-2 साल तो मुश्किल से। गांव कहाँ पे अपना? गांव रिठाड़ गांव है ये, यहीं से अखाड़े से थोड़ा 25 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा। तो फिर तो उन्होंने कैसे भी करके सलाह बना के मेरे को यहाँ अखाड़े में छोड़ दिया। घर तो ठीक था, फिर यहाँ आने के बाद फिर और ज्यादा दिक्कत होगी। भाई पैसे जैसे रहने के भी पैसे देने, खाने खर्चे के भी, हर प्रकार से मतलब पैसे देने पड़ते थे। फिर ये भी दिक्कत होने लगी। फिर कोचिज से बात करी, जो अखाड़े का संचालक है उससे बात करी। उन्होंने यहाँ आने के बाद मेरा बातें करके भाई बोले कि मेहनती लड़का है, चलो इसका थोड़ा एडजस्ट करो कैसे भी। मतलब आपका अखाड़े से भी कोऑपरेशन लाइक अच्छा सपोर्ट मिला है? अच्छा, फिर अखाड़े में आने के बाद फ्री हो गया मेरा यहाँ भी। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने एक बोल दिया कि भाई जैसा भी है सपोर्ट मिल गया, कि भाई मेहनती है, अच्छा बच्चा है, इसको थोड़ा एडजस्ट करो। तो अखाड़े में आने के बाद भी फ्री हो गया। और तो फिर जैसे जैसे रूम पार्टनर होते हैं ना, वो बहुत अच्छे मिल गए मेरे को। हम्म। सबसे मेन पॉइंट हो गया ये, जो रेसलिंग में आगे बढ़ने का था, ये सबसे मेन पॉइंट हो गया। तो रूम पार्टनर अच्छे मिलने के बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, खाने पीने में, समझाने में, गलत चीजों से बचाने में, और कहीं पे भी मतलब घूमना फिरना, हर एक चीज से, गलत चीजों से बचाना, और अपनी मेहनत पे ध्यान देना, और जैसे पैसे की भी मदद करना। मेरे पास तो इतने थे नहीं, उन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया, तो इससे चलता गया। और फिर कोच साहब ने और रूम पार्टनर ने इतना मतलब कोचिंग लाइन में भी समझाना, बाद में भी मतलब हर एक टाइम पे ऐसा सपोर्ट करना कि भाई फैमिली मेंबर है, ऐसा लगता था कि फैमिली से भी बढ़कर है कुछ ना कुछ। तो मतलब इन्होंने इतना सपोर्ट किया, तो फिर मतलब एक रेसलिंग में अच्छी अचीवमेंट और अच्छा मतलब रिजल्ट आ गया। मतलब आपको आपके सराउंडिंग में लाइक आपके अगल बगल में हर जगह कहीं ना कहीं मतलब आपने पहलवान बनना था तो हाँ आपको कोई रोक नहीं पाया, तो इस वजह से आपके अगल बगल भी कहीं सपोर्टर्स भी अच्छे छोड़ दिए हाँ, कुदरत ने। तो यही फर्क था ना। तो मतलब जो स्पोर्टर, सबसे मेन मेरा मानना तो यही है कि जो स्पोर्टर है ना, वो आपका मतलब अच्छे होने चाहिए। उससे ही आपका मतलब एक मेंटलिटी बन जाती है, हम्म। भाई हमको ये करना तो ये ऐसे अचीव होगा, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उस हिसाब से चलता गया, फिर अच्छा रिजल्ट आता गया। सो जो रिजल्ट जब अच्छे आ रहे थे तो आपने अचीवमेंट्स लाइक रिजल्ट में क्या क्या अच्छा आया? रिजल्ट में मतलब एक तो मेडलों की बात करें, मेडल आते गए, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर दूसरी चीज जो रहना सहना है मेरा, बोल चाल का तरीका है, या कहीं घूमना फिरना है, या किसी से बात करना है घर वालों के साथ भी, मतलब हर प्रकार से मतलब सुधरता इम्प्रूवमेंट आई चला है। गया। हाँ, सुधरता चला गया। मेडल्स कहाँ कहाँ पे आए आप? मेडल्स जैसे अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड है, अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर भी है, तो अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप में भी सिल्वर है, अच्छा। अंडर 23 एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल है। मतलब कि जो भी टूर्नामेंट खेले हो आई थिंक सब में ही मेडल हाँ, आए हैं। लगभग सभी में गोल्ड सिल्वर और मतलब है। स्टार्ट कहाँ से करा था? सब स्टार्ट जूनियर तो जूनियर? डिस्ट्रिक्ट से पहले तो, नहीं जूनियर से या सब जूनियर से? सब जूनियर से स्टार्ट किया था। तो जूनियर मतलब आप जब 16 के हुए हाँ, तभी से मेडल आना स्टार्ट हो गए? हाँ, तभी से आना स्टार्ट हो गया। बहुत बड़ी बात है यार। हाँ, सब जूनियर आपने अखाड़े में ही निकाला है या फिर गांव में? नहीं, सब जूनियर अखाड़े में आ गया था मैं 1 साल पहले। अखाड़े में जैसे 1 साल हुआ मेरे को आए, तो 1 साल आते ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। मतलब पूरा 1 साल तो लगा, जैसे जोर वगैरह पेयर अच्छे मिले, तो उसके हिसाब से, और कोचिज का और जो रूम पार्टनर बता रहे हो मैं साथ मिला, तो वो 1 साल कंप्लीट, मतलब एक तो ये तो है नहीं भाई एकदम से मिल गया तो मिल जाएगा, नहीं, वो 1 साल कंटिन्यू चला, हम्म। उससे फिर रिजल्ट आया। तो सूरज, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सही एज क्या होती है? सही एज तो जैसे कई आजकल क्या बच्चे 9-10 साल के भी लग जाते हैं, 6-7 साल के भी लग जाते हैं। मतलब एज होनी चाहिए मेरे हिसाब से 12-13 साल तो होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो बच्चे होते हैं ना, उनको
मसल इतनी डेवलप नहीं हो पाती कि वो मतलब कि किसी भी पोजीशन में आके दाब को ओट ले। तो कई हम्म बार क्या इंजरी बन जाती है, तो हम्म इंजरी बन जाती है तो उसका करियर वहीं से डाउन हो जाता है, खराब ही हो जाता है। हम्म। तो ये मतलब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सो रेसलिंग में किस किस तरीके की इंजरी ऐसी होती हैं जो मतलब हो सकता है कि बच्चा उस चक्कर में गेम भी छोड़ दे? सबसे मेन तो है गोड्डा, अच्छा। घुटना होता है जो हमारा। घुटना। हाँ वो सबसे ज्यादा है, कई बार कंधा भी। और रेसलर्स को ज्यादा बैक में भी पेन हो जाता है, मतलब ये मेन है दो तीन अच्छा। चीज। तो इनसे तो मतलब ज्यादा ही मतलब रेसलिंग छोड़नी ही पड़ जाती है तो कई कुछ बार तो। सपोर्ट आ रहा है कि कहीं पे आप लाइक आपकी जो इंजरी को लेके कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव निकाला है जहाँ पर आप जाके अपनी इंजरी को दिखा सको, हम्म। ट्रीट करा सको फ्री में या कैसे भी या सस्ते में? नहीं ऐसा तो मैंने तो कहीं देखा नहीं भाई। अभी तक कोई नहीं है नहीं ऐसा अभी से। तक नहीं, तो हम गए और नहीं हमने देखा भी नहीं अभी तक तो कोई। ओके। ये भी चीज़ ठीक है कि आप लोगों को इंजरी नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। बट जिनके इंजरी हो रही है, जिनको गेम छोड़ना पड़ रहा है, उनके लिए ऐसा कोई सेंटर भी नहीं है। ऐसा कोई सेंटर है ही नहीं, कई बार मैंने खुद देखे हैं, जैसे बच्चे अखाड़े में किसी का गोड्डे में चोट लग गई, कंधे में चोट लग गई। वो क्या होता है कि इतने पैसे भी नहीं हो पाते उनके पास हम्म। कि वो जाके ऑपरेशन करवा ले। अच्छा। होते ही नहीं उनके पास, वो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। तो मतलब एक कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स इंजरी के साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन भी है कि वो छोड़ देते हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत ज्यादा है। ये चीज़ मतलब फाइनेंशियल हर एक स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि पर अगेन मैं आपसे आपसे पूछूंगा कि आपने इतने सारे मेडल्स लिए, नेशनल में भी मेडल आई एम श्योर कि आया होगा तभी आप लोग इंटरनेशनल पहुंचे हो। जी। कुछ स्कॉलरशिप टर्म्स हैं क्या कि कहीं से सरकार से कुछ पैसा जो कि हैं। मेडल आने पे मिल रहा हो या फेडरेशन आपको सपोर्ट कर रही हो, कुछ ऐसा? रेसलिंग में है जरूर, जो हरियाणा गवर्नमेंट है इसमें है कैश अवार्ड। पर लेकिन मेरा जैसे 2022 में मेडल आने स्टार्ट हुए थे, 2024 का भी लास्ट आ गया, तो आज तक तो कोई कैश अवार्ड कोई मनी आई नहीं है। तो आपने फॉर्म नहीं भरे या फिर फॉर्म ही नहीं निकलते? फॉर्म 2 साल से भर रहा हूँ, अच्छा। निकल रहे हैं, भर रहे हैं, कैश अवार्ड आ ही नहीं रहा। तो किसी का भी नहीं आ रहा है या फिर सर आपका ही किसी नहीं आ का रहा? ही नहीं आ रहा, हमने तो देखा ही नहीं, 2-3 साल हो गए किसी का आ ही नहीं और रहा। बाकी स्टेट का क्या माहौल है? बाकी स्टेट का भी मतलब आते तो हैं, लेकिन अब ज्यादा दिक्कत हो रही है, अब आ ही नहीं रही, अब क्या बोले किसी को। पर वैसे जबकि ये चीज है कि हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल्स लेके आता है हम्म। इंडिया के। अच्छा हरियाणा में कोई ये लगा लो कि 1000-2000 बच्चे होंगे जिनके पास अभी स्कॉलरशिप आई ही नहीं होगी। बहुत मिलेंगे, वो तो ढूंढने की जरूरत है बहुत, मतलब फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम है उनके पास कि पैसे होते ही नहीं है। मतलब कि सरकार, बट मैं जो सोच पा रहा हूँ कि अभी आज के टाइम पे हमारी जो सरकार है वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा तो दे ही रही है। हम्म। तो जहाँ तक मुझे लग रहा था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं तो हरियाणा की सरकार ज़्यादा एक्टिव होगी। बट क्या ये फेक न्यूज़ थी मेरे पास में ये जाके? बिल्कुल फेक न्यूज है भाई साहब, क्योंकि हमें देख लो, हम 2022 से लगे हुए हैं, हमें तो आज तक कोई कैश अवार्ड मिला नहीं है। और हम्म जबकि हरियाणा में तो इतने अच्छे अच्छे पहलवान हैं, ओलंपिक का मेडल लेके आते हैं। हम्म। और हम भी जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड है मेरा भी। ये लगा लो कि इंडिया में 32 साल पहले ये मेडल आया था, उसके बाद मेरा ही आया सिर्फ। ओके। अच्छा। हाँ अच्छा तो ये देख लो, ये भी एक रिकॉर्ड होल्डर ही हो गया। तो फिर भी देख लो आज तक उस मेडल का कैश अवार्ड आया ही नहीं। उससे अलग अच्छा। भी मेडल आए, उनका भी कैश अवार्ड नहीं आ तो लिया। इंटरनेशनल भी नहीं आ नहीं आ रहे? रहे, इंटरनेशनल तो सेंटर के हाथ में होता है। सब आ ही नहीं रहे। ओ वाह। तो अभी इस टाइम पे जैसे अभी मैं देख रहा था कहीं इसका रीजन आपका जो फेडरेशन में पीछे डिस्प्यूट हुआ था उससे तो लिंक नहीं है इसका? नहीं उससे ऐसा कोई लिंक नहीं है। तो हुआ क्या था उस टाइम पे और उससे जब जो वो घटना हुई थी कि फेडरेशन में जो डिस्प्यूट हुआ था और अभी की जो माहौल है, इस बीच में रेसलिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, फेडरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, एंड क्या और सुधर रहा है और सुधरेगा? मतलब जैसे जो उसका जो हुआ था फेडरेशन के साथ, उसका मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ा रेसलिंग पर, तो बहुत ही ज्यादा। जैसे कि जो बच्चे थे ना, जो यूथ है, जो नए बच्चे हैं, उनको ये लगा लो कि 2 साल से कंपटीशन मिला ही नहीं। कैसे तो मिला? उनका क्या होगा, जैसे 2022 में स्टार्ट हुआ था शायद हम्म धरना, 22 के लास्ट में ही हुआ होगा। तो उस साल जूनियर नेशनल नहीं हुआ, अंडर 17 कैडेट नेशनल बोलते हैं वो नहीं हुआ, सीनियर नेशनल नहीं हुआ, मतलब नेशनल तो कुछ कोई हुआ ही नहीं। और यहाँ क्या होता है, इंडिया में नेशनल के बेस पर नौकरी मिलती है या इंटरनेशनल के बेस पे। नेशनल हुआ ही नहीं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जा ही नहीं रही, तो कहाँ से नौकरी लगेगी बच्चों की, एक ये बात भी है। जैसे अब जो यूथ बच्चे हैं ना, उनकी कई बार क्या होती है, जैसे 2022 था, 23 था, उसमें लास्ट उम्र होती है जैसे जूनियर की। तो उस बच्चे की अगर जूनियर की एज चली गई, तो वो जूनियर खेल ही नहीं सकता, वो हो गया सीनियर। तो उसका सीनियर में बाई चांस मेडल नहीं आया, जूनियर की तो वो फेडरेशन के वो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसके उससे उसकी एज चली गई।
तो उसमें तो मेडल आया नहीं उसका, फिर वो सीनियर हो गया, उसमें उसके कम चांस हो जाते, क्यों, नया बच्चा होता है, सीनियर में पहले ही बैठे होते हैं बच्चे, तो उसका क्या होगा, सबसे मेन प्रॉब्लम, उसको जॉब मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जूनियर में गैप आ गया, उसका मेडल ही नहीं आया, मेडल नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। अगर मैं नौकरी की बात करूं तो रेसलिंग में 100 में से कितने लोग नौकरी लग पाते हैं? रेसलिंग में मतलब लगभग लग जाते हैं नौकरी पर, 100 में से ये लगा लो कि हर साल कोई मतलब कोई हर एक वजन में एक बच्चा नया निकल के आता है, तो वही बच्चा लगेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आते हैं, तो 10 12 बच्चे 15 बच्चे लगा लो जॉब 100 पे में लगते हैं। से 15 बच्चों का रेशियो है नौकरी का। हाँ, यही है। तो इसमें जो क्राइटेरिया होता है बेसिकली नौकरी लगने का एक पहलवान के लिए, हम्म, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता होता है, तो रेसलिंग में क्या क्राइटेरिया है? रेसलिंग में ये है कि नेशनल का मेडल हो, जूनियर नेशनल का गोल्ड हो, या सीनियर नेशनल का कोई भी मेडल हो, इंटरनेशनल मेडल हो। अंडर 23 का तो कोई मतलब रेसलिंग में लगता ही नहीं, यूज ही नहीं है, जैसे अंडर 15 और अंडर 23 है उसका यूज ही नहीं, ये लगता। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि सीधा मेडल लेके आओ और नौकरी पाओ, तो उसके बीच में ये नहीं होता कि ट्रायल्स करा के देखते हो? हाँ, यही होता है, जैसे मेडल तो आ गया, फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, उस वजन के बहुत बच्चे होते हैं, कहीं पे भर्ती में भी चले गए, वहां पे उनकी ट्रायल होगी, ट्रायल होगी तो वो जो बच्चे बहुत मिलेंगे उस वजन के, उस ट्रायल में भी फर्स्ट होना पड़ेगा उसको, तब जाके नौकरी मिलेगी। तो अच्छा। एक वेट की एक ही नौकरी निकलती है, 4-5 बच्चे मांगते हैं? नहीं, एक वेट की एक ही नौकरी निकलेगी। अच्छा। हाँ, और ये जो एक मेडल है कितने साल के लिए वैलिड होता है ये एक दो नौकरी के साल लिए? के लिए वैलिड होता है, मतलब मैंने अगर 2023 में कोई मेडल लिया है तो तो वो 25 25 तक तक वैलिड वैलिड हो। है। 25 के बाद में मुझे एक नया मेडल चाहिए होगा नौकरी के लिए। नौकरी के लिए बिल्कुल सही हम्म। बात। और जिनकी ये नौकरियां नहीं लगती उन सबका क्या होता है फिर? उन सब का जैसे वो कहीं ना कहीं मतलब उनका इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको रेसलिंग छोड़नी पड़ती है। बहुत ज्यादा ये नहीं हो रहा कि जो रेसलिंग छोड़ देता है, वो मतलब ये सोचा जाता है कि यार ये रेसलर है तो हम्म। इसको बाउंसर की नौकरी दे दो, या फिर इसको, ये आजकल हरियाणा में या पंजाब साइड भी चलता है कि कब्जे करा लेते हैं लोगों की जमीन पे हम्म, पहलवानों को ले जाके। हम्म। तो ये चीजें सच हैं, मतलब वो चीज इन मतलब काले धंधों में भी लग जाते हैं वो जो हाँ, रेसलर्स बिल्कुल होते काले धंधों में लग जाते हैं, पहले बहुत ज्यादा था ये, हैं। अब तो मतलब नहीं जाते बच्चे, मतलब समझदार हो रहे हैं, पर पहले बहुत ज्यादा था ये। तो पहले मतलब पहलवानों का मिसयूज भी हो रहा था। पहले मिसयूज बहुत ज्यादा होता था, हमने भी देखे हैं कई बार, कब्जे कब्जे मारते जमीनों पर किसी को, मतलब एक ये भाई बाउंसर लगा दिया, जैसे भाई साहब बोल रहे, और कब्जे मारना ये बहुत ज्यादा चलता था पहले। हम्म। हम्म। सो इसमें प्राइवेट कंपनियां नहीं देखी? मतलब प्राइवेट कंपनियों का इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर कि भाई पहलवान तैयार हो रहे हैं, अच्छे लेवल पे तैयार हो रहे हैं, तो क्या प्राइवेट कंपनियां इसमें फोकस नहीं कर रही कि यार मैं यहाँ से पहलवानों को उठाते हैं एंड देन उनको पैसा देते हैं, ट्रेन करते हैं, उनसे जॉब के लिए भी तैयार कर रहे हैं ऑब्वियसली, पर उनकी पहलवानी ना छूटे, ऐसा कुछ अभी तो कोई नहीं, कंपनी आई नहीं? आज तक तो कोई रूल भी नहीं है, और ना हमने कोई देखा, कोई प्राइवेट कंपनी या कोई भी सपोर्ट कर ही नहीं रहा है पहलवानों को, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो कंपनी है JSW और जो अदर शिव नरेश, ये सब कैसे इनिशिएटिव लेते हैं? ये तो जैसे कोई अच्छा पहलवान बन जाता है ना, तब जाके उसको सपोर्ट देते हैं। अब जैसे इंटरनेशनल खेल लिया, उसको तब जाके वो ट्राई करेगा, अगर इंटरनेशनल अच्छा मेडल आ गया तो वो खुद कांटेक्ट कर लेंगे कि हम आपको स्पॉन्सर नहीं मिल आपके रहा। हिसाब से क्या प्रॉब्लम है ग्रास रूट पे? ग्रास रूट पे सबसे पहले तो ये है कि हमारा थोड़ा कोचिंग लेवल भी अच्छा होना चाहिए, कोचिंग लेवल है जो, और बच्चों को ग्रास रूट से ही सपोर्ट मिलना चाहिए, डाइट का, समझाने का, जैसे कोई भी सपोर्ट कर रहा है, सबसे मेन तो मेरा यही मानना है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी रेसलिंग में लगा लो या कोई भी स्पोर्ट्स में, रेसलिंग में सबसे ज्यादा है कि बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, उनके पास मतलब कुछ इतना ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो कोई काम धंधा वगैरह कर सके। उनके माता-पिता भी, कई बार तो क्या होता है कि घरवाले भी, खुद मेरे घरवाले भी क्या करते थे, कई बार तो ब्याज पर रुपये उठा के पहलवानों के लिए, मतलब पहलवानी के लिए देते थे कि भाई तू पहलवानी कर, तेरे को हम दिक्कत नहीं आने देंगे, तू अपना कर, कोई दिक्कत नहीं है तेरे को। मतलब कई बार ये भी होता है कि घरवाले भी ब्याज पे लेकर पैसा देते हैं बच्चों को। तो स्पोर्ट्स में ज़्यादातर यही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि मैं 1 साल पहले गया था, एक इंटरनेशनल कैंप लगा था मेरा पूरा 1 महीने का। तो वहाँ से जो मेरे को सीखने को मिला, वो बहुत ही मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि उसकी बदौलत, जैसे अंडर 17 की एज थी मेरी, तो अंडर 17 की एज कंप्लीट हुई थी, जैसे जूनियर की होती है, तो जूनियर नहीं खेला था, मैं सीनियर खेल गया, क्योंकि सीनियर नेशनल की डेट आई हुई थी, और तो मैं खेल गया वैसे ही, एज मेरी जूनियर की थी, सीनियर ने ऐसे खेला, वहां मेरा सिल्वर मेडल आया, इतना इम्पैक्ट अच्छा। पड़ा उस अकेले कैंप का।
तो उससे क्या होता है, जो इंटरनेशनल कैंप है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फर्क क्या होता है कि मतलब जैसे कि जो यहाँ के अखाड़े और वहाँ के जो कैंप्स हैं? उनका क्या है, जो टेक्निक स्ट्रेटेजी है, जो प्रैक्टिस की है, जो वेट ट्रेनिंग है हमारी ग्रीकों में, मतलब हमारी और वहाँ की ग्रीकों में डिफरेंट बहुत ज्यादा है। हमारे ग्रीको मेडल आते ही नहीं। हम्म। हमारी ग्रीको रोमन की जो रेसलिंग है वो बहुत वीक है इंडिया की। तो वहाँ की रेसलिंग बहुत अच्छी है, इसलिए वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करते हैं, तो पता लगता है भाई किस टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या शेड्यूल है, क्या खाना पीना है, मतलब वो कई चीज फॉलो करेंगे तब जाके उनके जैसा रिजल्ट आता है। तो मतलब आपको ऐसा क्या बेस्ट नजर आया वहाँ की कोचिंग में और यहाँ की कोचिंग में ही सबसे ज्यादा फर्क था, और हमारे जैसे कोच साहब हैं वो तो मतलब हर एक प्रैक्टिस में समझाते हैं, और बाद में भी वो एक बात सबसे मेन बोलते हैं कि अच्छा खिलाड़ी बने या ना बने, पर एक अच्छा इंसान बनो। और स्ट्रेटेजी लेके काम करते हैं भाई, अगले एक महीने स्ट्रेंथ बनानी है, अगले एक महीने इंडोरेंस बनाना है, कंपटीशन टाइम आ गया तो क्या खाना पीना है, मतलब सब कुछ टाइम के हिसाब से बांट दिया गया। हमारा क्या है, एक सर्कल है, वही प्रैक्टिस एक साल पहले है, वही कंपटीशन टाइम पे है, वही ऑफ सीजन पे है, चेंज है ही नहीं कुछ। अच्छा। तो कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं कि जो एंडोरेंस बढ़ाएं या स्ट्रेंथ बढ़ाएं? उन्होंने मतलब उनके जो रेसलिंग करते हैं ना, हमारी क्या है, उठा बैठी मरवाते, उठक बैठक देखी होंगी आपने भी, वो मरवाते रहते हैं। सपाटे टाइप। हाँ, सब सपाट। वहां पे क्या ऐसे नहीं करवाते, वहां पे क्या है, पार्टनर के साथ करवाते हैं, लिफ्ट बगाना उठाना या वेट ट्रेनिंग भी उस हिसाब से करवाते हैं। हमारे यहाँ वेट ट्रेनिंग कोई ग्रीको में इतनी ज्यादा करता ही नहीं, और वहाँ कोई उठा बैठी ही नहीं मारता, वहाँ वेट ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं। अच्छा, मतलब हाँ हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि भाई दंड सपाटे दंड मार लगा लो। लो, हाँ, सपाटे मार लो। वहाँ दंड का किसी को पता ही नहीं, को मारता ही नहीं, किसी को भी नहीं पता। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं रेसलिंग हमारा रूट गेम भी है। रूट गेम ठीक है, है। पर लेकिन उन वो देखो ना, रूट गेम हम मान गए, सभी को बता कि हम रेसलिंग हम बचपन से कर रहे हैं, मतलब रूट गेम, पर सबसे मेन ये है ना, रिजल्ट क्यों नहीं है हमारा, और वो हमसे एडवांस कैसे है? वो हाँ एडवांस क्यों है। तो कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज है उसमें कमी है। नहीं, फैसिलिटीज में तो है ही है, हम्म। लेकिन कोचिंग लाइन में सबसे ज्यादा है। तो जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो, ऐसा भी हमारे हिंदुस्तान में हो नहीं रहा कि कोच भी वहां पे जाए और ट्रेनिंग ले? नहीं, अब क्या है, इंडिया में बोलना नहीं चाहिए पर बोल देता हूँ, जो हमारे कोचेज है ना, वो उनको पता ही नहीं है, सबसे मेन बात है ये, वो उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है। ये क्या है आजकल, क्या बना दिया, कोई भी सर्टिफिकेट लेके आता है एनआईएस का, कोच लग जाता है और कोचिंग देने लग जाता है। उसको कोचिंग वो, हालांकि उसने रेसलिंग की भी नहीं हो, वो भी कोचिंग देता है, रेसलिंग ऐसे ऐसे होगी, वो उस फील्ड में गया ही नहीं। एक बात बताओ, आप गेम करे हुए हो, आपको पता है कि भाई फुटबॉल या कोई भी गेम है, ऐसे ऐसे टेक्निक ये होगी, अच्छा उस बारे में मैं जाकर बोलता हूँ ऐसे ऐसे होगी, मेरे को पता ही नहीं। आप अच्छा खिलाड़ी तैयार कर सकते हो या मैं, आप कर सकते हो क्योंकि आप उस फील्ड में हो, हम है ही नहीं उस फील्ड में। कई बार ये भी प्रॉब्लम है कि ऐसे ही आ जाते हैं। और दूसरी चीज क्या है, हमारे जो कोचेज हैं उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं हुए, क्योंकि किसी का लगा लो ओलंपिक में मेडल नहीं है, तो एशिया चैंपियनशिप में भी है, किसी का नहीं है, मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे, तो उस लेवल का पता ही नहीं है हमारे कोचेज को। और क्या बोलते हैं इंडिया में, हमसे बड़ा कोई कोच नहीं, हम्म। सब ये बोलते हैं हमसे बड़ा कोई कोच नहीं। मतलब जो एक्चुअल ग्राउंड की बात है ना, हाँ जो पर्सनल लेवल की बात है वो। हाँ, यही है कि कोचिंग का बहुत ज्यादा फर्क है हमारे यहाँ, कोचिंग लेवल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अग्रेशन बहुत होता है बच्चों में। अगर अच्छा इंसान होगा ना तो उसका बिहेवियर से ही, एक ये भी है ना कि बोलते पहले बोलते थे कि पहलवान खड़ूस होते हैं, पागल होते हैं, बहुत गलत बात है ये। पहलवान तो बहुत सियाने होते हैं, क्योंकि ये लगा लो ना कि जो अगला अपोनेंट है उसको समझना, उसके दाव को काटना, अपना दाव लगाना, और ये नहीं कि हर बार एक ही आदमी मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, अलग अलग उसकी स्ट्रेटेजी मिलेगी, सभी को हराना, तो मतलब बहुत फर्क। स्ट्रैटेजी का गेम है। स्ट्रेटेजी का गेम, और बहुत दिमाग का गेम है। रिंग के बीच में जो दिमाग चलता है, तो ये जो मिस फोगाट थे जो ओलंपिक के अंदर एक कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक बना था कि जी उनको, लाइक आप पहलवान हो, आप प्लेयर हो, मैं आपके जी प्लेयर के नजरिए से सुनना चाहता हूँ, मैंने कोच नजरिए से बहुत सुन लिया, जी। मैं एज अ प्लेयर नजरिए से सुनना चाहता हूँ। क्या ये 100 ग्राम वाला इशू सच में इशू था? मतलब अगर उनको इतना बड़ा बोला कि कोच की गलती थी, उसकी गलती थी, उसकी गलती या थी, फिर सेटिंग करा दी। सेटिंग करा दी, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे अब मैं भी एक प्लेयर हूँ, तो अगर मेरा वेट नहीं आएगा तो उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, अगर मेरा ही वजन नहीं आएगा तो किसी में किसी की गलती ही नहीं है। तो मतलब ऐसा क्यों हुआ कि वो आई थिंक 50 किलो खेल रही थी, जी
50 किलो में से अब उनका 100 ही ग्राम ऊपर हुआ। कई बार क्या होता है, जैसे वो थी जो वो 53 किलो में खेलती थी, विनेश फोगाट है जो, अच्छा। तो वो खेली थी 50 में। तो कई बार क्या होता है, वेट कट में जो कट करता उसी को पता हो, जैसे हम खिलाड़ी हमको पता वेट नहीं आता भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं आता। ये तो 100 ग्राम होगा, कई बार तो 10-10 20-20 ग्राम हमारा भी रह जाता है। अच्छा। सब कुछ करके देख लेते हैं, वजन नहीं आता पर बिल्कुल भी। सबसे मतलब ये लगा लो कि पहलवानी एक तरफ है और पूरा वेट कट का प्रोसीजर एक तरफ है। तो मतलब इसको कम करने के लिए कुछ तो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होंगी कि मतलब यही चीज़ें हमको प्रैक्टिस करनी है या इतना ही डाइट खाना है तो। नहीं, हम्म। वो तो सभी मैनेज करते हैं, लेकिन कई बार हो नहीं पाता। नहीं हो पाता नहीं हो क्योंकि पाता मसल हमें। मास है हाँ, अपना, फैट कई बर्न बार होता हम है। भी हैं, बिल्कुल मर जाते हैं, लेकिन वजन नहीं आता। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आपका नेशनल लेवल की बात करूं तो दस जी, दस ग्राम 20-20 ग्राम या 100 ग्राम पे तो छूट मिलती होगी। छूट मिलती है, लेकिन नेशनल में भी आज तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। पर छूट देते नहीं, नेशनल लेवल पे भी 1-2 ग्राम की भी नहीं। तो इसका पूरा फिर नहीं इतना है बड़ा तो बवाल निकाल देते बनाया हैं। क्यों? तो एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो रही है और अभी तो आपके हरियाणा में इलेक्शंस भी हुए थे तो जी, उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ था कि जो पहलवान हैं जितने भी हैं ये सब के सब पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं तो जी। किस हद तक ठीक है, उनका कहीं लालच तो नहीं है किसी चीज़ को लेके? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि वे जाएं पॉलिटिक्स में, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ये नेता होते हैं ना, इनको जैसे स्पोर्ट्स में ही लगा लो, ये स्पोर्ट्स के लिए काम नहीं करे, तो हमारे पहलवान भी स्पोर्ट्स में जाएंगे, तो पहलवानी के लिए भी काम करेंगे, स्पोर्ट्स के लिए काम करेंगे, सबसे मेन तो ये है, स्पोर्ट्स के लिए काम करेंगे। और जो वो अपने आप तैयारी करी है, उन्होंने उस लेवल तक पहुंचे हैं, उन्होंने उनको ये पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो वो जाएँगे तो स्पोर्ट्स में बहुत सुधार आएगा, उस लेवल पे भी काम करेंगे। हम्म। आई थिंक मेरे हिसाब से भी, मैं क्षितिज अगर मुझसे पर्सनली हम्म। पूछो, आई थिंक स्पोर्ट्स पर्सन को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। हम्म। डजेंट मैटर पैसा आ रहा नहीं आ रहा, और ऑब्वियसली यार दुनिया पैसे के लिए भी जाती है। जी, बिल्कुल, ठीक है, अब जब तक जहाँ से पैसा नहीं आएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। सही ठीक है, बात। तो जो स्ट्रैटेजी जो प्लानिंग उन्होंने ग्राउंड पे करी है ना, और जो वो समझता है सामने वाले आदमी को, एक स्पोर्ट्स पर्सन की बता रहा हूँ, हम्म। वो आई थिंक अभी तक मुझे नहीं लगता कि बिजनेसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन दो ही बंदे ऐसे हैं जो स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। जी, तो स्पोर्ट्स पर्सन को मेरे हिसाब से भी मैं भी वोट करूंगा अगर कभी मुझे लगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन सामने खड़ा है हम्म। और पॉलिटिक्स में खड़ा है। क्योंकि ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फेडरेशन अगर फुटबॉल की है तो उसको चला कोई और गेम का बंदा है। हाँ, ऐसे ही होता है। तो अगर राजनीति इसको बोलते हैं, कुर्सी की भूख। हम्म। कुर्सी की भूख कि जी, भाई मुझे कुर्सी चाहिए। तो अब इसमें नेता लोग भी आके बैठ जाते हैं, उसको स्पोर्ट्स का एस नहीं पता। मैं सही बोल रहा हूँ? सही बात है, बिल्कुल। वैसे रेसलिंग में राजनीति होती है, मतलब आपका कोई ओपोनेंट हो जो सबसे बड़ी वाली चीज होती है, आपने नाम सुना होगा नरसिंह यादव का। हाँ, हम्म। ठीक है, वो डोप में फंसे थे। जी, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई मेरे को किसी दूसरे ओपोनेंट ने मेरे कुछ खाने में मिला दिया। जी। तो वो एक तो सबसे पहले उससे बचा कैसा जाए, ठीक है, और उस चीज को मतलब ध्यान कैसे रखें कि भाई कोई मेरे खाने में कुछ ना मिला दे। डोपिंग का तो ये है, इसमें कोई किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं हूँ, खुद पहलवान हूँ, तो हम अपना जो खाना बनाना है या हम कंपटीशन में जा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा मेरी हर एक चीज़ का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कैसे कर रहा हूँ, तो यही चीज़ है, मतलब कोई पॉलिटिक्स नहीं है इस चीज़ में, डोप वगैरह में। पर अगर वैसे गिराने वाले भी तो लोग होते हैं बहुत सारे। गिराने वाले होते हैं, वो मतलब ये बोल देते हैं कि इसने मिला देते हैं। वही बात है ना, अगर मैं अपना ध्यान रखूंगा तो कोई मिला ही नहीं सकता इस चीज में। मतलब अपना खाना खुद बन रहा है या हाँ, कहीं से उठा के मैं खुद लाऊंगा तो हाँ, तो मिला नहीं मेरी सकता गलती है आंसर। वो, अगर मैं किसी का जूठा खा रहा हूँ या किसी के साथ में अपना शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी गलती है। तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं है तो कुछ भी। रेसलिंग में क्या चांसेस होते हैं डोपिंग के, मतलब कितना डोप? मुझे लाइक कहीं से न्यूज़ मिली थी, कहीं पे सोर्सेज से पता लगा था कि सारे स्पोर्ट्स में, रेसलिंग में और जो मार्शल आर्ट गेम्स, जो बड़े मार्शल आर्ट गेम्स हैं उनमें डोपिंग का दर बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो रेसलिंग गेम है, इसमें थोड़ा ताकत की ज्यादा जरूरत होती है, एंडोरेंस की भी ज्यादा जरूरत होती है। तो आजकल क्या है, मार्केट में क्या बिक रहा है, ये लगा लो, ये खा लो, रिजल्ट आ जाएगा, हम्म। ये हो जाएगा, अच्छे पहलवान हो जाओगे, कहने का मतलब अच्छे पहलवान हो जाओगे। तो ये बिल्कुल गलत है। तो बच्चे क्या होते हैं, इसमें ही तो होता है, जैसे अगर अच्छी एजुकेशन हो, तो बच्चा जाएगा ही नहीं गलत चीज में। तो उनको भगा दिया जाता है कि ये चीज ले लो, इससे रिजल्ट आ जाएगा। और फिर ये बताते नहीं कि ये डोप में आती है, ये गलत चीज है सब। पर वो रिजल्ट के तरफ भाग रहे हैं, ये नहीं देख रहे हम खा क्या रहे हैं। पर इसमें कोच साहब नहीं बताते आपको कि भाई इन चीजों से दूर रहो? कोच साहब और रूम पार्टनर भी अगर कोई अच्छा, तो वही बताता कि भाई कोई अच्छा पहलवान वही बताता कि इन सब चीजों से दूर रहो। समझाते सभी हैं, पर सभी को क्या होता है कि रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के चक्कर में खाते हैं सभी।
मतलब कोच से छुप के भी खाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत देखे मैंने, इंजेक्शन वगैरह लगाते, कोच बता देगा नहीं लगाना, फिर भी पीछे से तो उनका होता क्या अगर पकड़े जाते हैं तो? बैन हो जाते हैं 4 साल के लिए। फिर गेम मतलब कई बार तो किसी किसी को तो छोड़ना ही पड़ जाता है। बट अगर मैंने ऐसा भी कई बार सुना है कि एक बंदा जो बैन हो गया और वो हम्म। दूसरा नाम आइडेंटिटी चेंज करके खेल रहा है। नहीं ऐसा तो, अब तो क्या हो गया, अब तो पासपोर्ट बनने लग गए। अब तो बहुत जैसे फेडरेशन ने अलाउ कर दिया कि पासपोर्ट होना चाहिए, पर कोई, पासपोर्ट मतलब आपका ट्रैवल पासपोर्ट हाँ या फेडरेशन ट्रैवल का? पासपोर्ट होना चाहिए। वो तो एक ही बनता है आदमी का, तो वो हम्म। उसी से खेला जाएगा। अच्छा, उसी से ही उसी नंबर पे ही आपको रजिस्टर हाँ कर दिया है। उसी वैसे नंबर पे। कौन सी स्टेट का सबसे ज्यादा रेशो है कि मतलब इस डोप वाली में। स्टेट से डोपिंग के सबसे ज्यादा केसेस आते हैं? हरियाणा से ही आ जाते हैं अच्छा, लगभग। जबकि हरियाणा ही दूध और दही का हाँ स्टेट है मतलब पूरा। वही तो है ना, बका दिए जाते हैं कि ये खा लो, ये खा लो, बहकावे में आके। बहकावे में आ जाते हैं। पहलवान भी यही से आते हैं, और डोपिंग का भी यही है। कोई भी बोल देता है कि भाई ये खा लो, रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा लड़ा जाएगा तेरे से। कई बार तो कुश्ती में खा के चले जाते हैं और डोप में फंस जाते हैं हाँ, साथ मेडल। के साथ ही। मतलब उन्होंने पूरे साल कभी खाया ना हो, एक चीज बोल देते हैं, या ऐसी ऐसी गोली है इसको खा ले, या ये इंजेक्शन है इसको ला ले, तो उसको सामने वाले को पटक देगा। तो कई बार हम्म। क्या होता है, यही तो बोल रहे हैं, तो एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, रेसलिंग में तो बहुत ज्यादा, मतलब इसलिए एजुकेशन इन सेंस ऑफ नॉर्मल एजुकेशन और ये सब एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है, हर एक चीज के लिए, मतलब नॉर्मल भी और इसकी भी बहुत जरूरत है। ताकि अपने डिसीजन खुद ले पाए। खुद ले पाए, बिल्कुल किसी की बकाई में ना आए, सबसे मेन तो ये। एक। अगर जैसे कि आप बता रहे हो कि ये चीजें फॉलो कर दूँ, हम्म, पर एक कुछ पर्टिकुलर पाथ है कि मतलब मैंने रेसलिंग अगर 12-13 साल में स्टार्ट करी, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ खेलूँ, ये वाले मैचेस हम्म। खेलूँ, फिर यहाँ पे एडमिशन लूँ, इस अखाड़े में जाऊँ, तो ये इसका कोई एक रोड मैप तो होगा? मतलब एक कोई 12 साल का बच्चा आज फ्रेशर खड़ा है, जी कुश्ती ज्वाइन करना चाहता है, जी ओलंपिक पहुंचना चाहता है, जी। हम्म। क्या वे रहेगा? वे तो यही है कि सबसे पहले तो उसको एक अच्छा सेंटर चाहिए, उस सेंटर में जाए, वो ट्रेनिंग स्टार्ट करे। ट्रेनिंग स्टार्ट करे, जैसे होता है कि शुरू में डिस्ट्रिक्ट खेलेगा, स्टेट खेलेगा, नेशनल खेलेगा, तो उसके बाद उसका जैसे वो खेलता रहेगा ना, तो उसका टारगेट बढ़ता रहेगा। सबसे मेन है, एकदम से सोचेगा कि भाई वहां जाना, नहीं जाया जाएगा, क्योंकि सीढ़ी पे भी चढ़ेंगे हम सब, पहले सबसे छोटी फिर ऊंची ऊंची ऊंची। तो ऐसे ऐसे ही होगा कि वो जैसे खेलता जाएगा, वैसे उसका टारगेट बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब एक बेस्ट एकेडमी या सेंटर हाँ, ही है जो उसको एक अच्छी राह दिखाएगा। एक बेस्ट एकेडमी सेंटर है, और दूसरा उसका जो सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल, या अगर उसके रूम पार्टनर है, सबसे मेन है ये, जो बच्चे का सर्कल होता है ना, वो उसको उठाता भी है, गिराता भी है। गिराता भी। सबसे मेन है ये। अगर उसके पास अच्छे होंगे, अच्छी बातें बताएंगे रोज, भाई तेरे को ये करना, ये खाना पीना, ऐसे रहना, ऐसे करना, तो वो उस चीज को फॉलो करेगा, तो ऊपर चलता चला जाएगा। अगर वही रूम पार्टनर है, अगर कुछ गलत बता रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अलग कर रहा है, वो अलग, तो वो डाउन जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम भी है ना, अगर मेरे से कोई सीनियर है, मेरे को जैसे टोकते रहते हैं हर बात पे, कुछ भी अगर मैं ज्यादा देर तक फोन चलाऊं या कुछ भी काम करूं, टोक देते, भाई तेरे लिए गलत है, ये बंद कर दे। अब मेरे ऊपर है, अगर मैं मानूंगा तो मेरा फायदा होगा, नहीं मानूंगा तो नुकसान होगा। सही बात है, हम्म। उन्होंने अपनी तरफ से राय 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 दे दे दी। दी, हाँ। सो एक जो नया बच्चा, जब जैसा आपने बताया कि कोच के ऊपर मैटर करता है, पर अगर मैं बात करूं कि लेवल्स कितने होते हैं, हम्म। हम्म। उसको किस किस लेवल से गुजरना पड़ेगा, तो वो लेवल क्या क्या होंगे? लेवल से जैसे ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट आएंगे, एशिया चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसको हर एक पड़ाव क्लियर करना पड़ेगा, उसके मेडल आएंगे, तब जाकर धीरे धीरे बात और बढ़ेगी। कंपटीशन का रेशो क्या है रेसलिंग में? मतलब मतलब जैसे कि भाई आज मैंने स्टार्ट किया है, तो मेरे ही पोल में या मेरी वेट कैटेगरी में 8 ही बंदों से मेरे को हम्म। लड़ना पड़ेगा, या फिर 16 बंदे होंगे ऑल ओवर इंडिया? नहीं, जैसे क्या होगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट है, उसमें उसकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आएंगे, स्टेट है, स्टेट के हिसाब से तो वो आएंगे। रेशो क्या है मतलब कि? नेशनल में होंगे 16 बच्चे तो होंगे। एक टाई शीट में 16 होंगे? हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे। मतलब कई, मैं एक चीज बताऊं, रेसलिंग के हिसाब से 16 बच्चे भी बहुत कम है। हाँ बहुत कम। 64 की टाई शीट जाती है नेशनल हाँ में कई कि बार चली जाती चले है। जाती होगी ना? हाँ समझ पा रहे हैं। हाँ। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पोर्ट्स से अलग पूछ रहा हूँ जी कि क्या आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जी। पर्सनल लाइफ में एक तो सबसे पहले आपका एम, कि आपका एम क्या है हम्म। स्पोर्ट्स को लेके, और दूसरा कि अगर वो एम अचीव हो जाता है, देन अब उसके बाद में क्या? सबसे पहले तो यही है कि मैं ओलंपिक का गोल्ड मेडल चाहता हूँ। जैसे कि हमारा आज तक ग्रीक को में ओलंपिक मेडल ही नहीं आया। हम्म। पहली बात तो हम्म। ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि ओलंपिक में मेडल आए, नहीं, गोल्ड मेडल आए। हम्म। हम्म। चैंपियन, चैंपियन तो अलग ही होता है।
और उसके बाद तो यही है कि ओलंपिक का मेडल मिल जाए, जब तक मेरे मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, तब तक दूसरा ओलंपिक, तीसरा ओलंपिक, जब तक मैं कर सकता हूँ तब तक ओलंपिक का टारगेट रहेगा, ओलंपिक मेडल चाहिए। उसके बाद यही है, अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो इस फील्ड में मैं काम करूँ। जैसे अगर मैं उस सतर तक पहुंच सकता हूँ तो मैं किसी बच्चों को भी वहां तक पहुंचा सकता हूँ। ठीक है। हाँ। आपका क्या टारगेट है कि कौन से ओलंपिक तक आप इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार? हाँ, सबसे पहले तो 2028 में आएगा ओलंपिक, हम्म पहले तो उसी का टारगेट है। हम्म अगर बाय चांस नहीं हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि पक्का होगा, नहीं हुआ तो 32 है, 36 है, मतलब जहां तक हमारी कोशिश होगी पूरी करेंगे। और हम्म। अभी तो यही है कि 2028 में ही हम गोल्ड की तो आप तैयारी तो करेंगे। ऑलरेडी टॉप्स के मेंबर हो, हाँ बिल्कुल, अभी तो तो टॉप्स के मेंबर होने पे क्या क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं साई की तरफ से? बेनिफिट्स हैं टॉप्स के। जैसे कहीं पे बाहर कैंप वगैरह लगाना पड़ता है तो टॉप सपोर्ट करता है। टॉप्स सपोर्ट करता है, हाँ। फाइनेंशियली भी कर रहा है? हाँ, फाइनेंशियली भी कर पर रहा मंथ कितना देता है? है, 25,000 दे रहा 25,000 आपको पर मंथ एज अ सैलरी में देता है। है, हाँ। और वो आप डाइट में लगाते हो? हाँ, वो ठीक डाइट। है, तो डाइट नहीं आती उनकी तरफ से कुछ? नहीं, डाइट ओनली ट्वेंटी फाइव 25,000 तो थाउजेंड उसमें रुपये पूरा हो जाता है। वही है, करना पड़ता है कैसे ना कैसे करके। तो आप अभी अखाड़े में हो, हाँ। वो अपने सेंटर नहीं बुला रहे? नहीं, कोई उनका कोई सेंटर है ही नहीं टॉप्स का। टॉप्स का कोई सेंटर नहीं है, आप नहीं। जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हाँ, हो वहीं वही करते रहो? हाँ वही करते रहो, पैसे डाल देंगे। पैसे डाल देंगे, और हाँ। अचीवमेंट बेसिस पे टॉप्स में सिलेक्शन होता है, कैसे हाँ, होता है? अचीवमेंट जैसे दो वो होते हैं इसके ग्रुप, एक कोर का होता है, एक डेवलपर का होता है। जैसे हम अभी स्टार्ट किया तो हम छोटे वाले में हैं, अच्छा, हम आप कोर वाले में डेवलपर में नहीं। हो। हाँ, हम तो डेवलपर। इसका प्रोसीजर क्या होता है अगर कोई इसमें बच्चा है? जैसे वर्ल्ड का मेडल चाहिए, हम्म एशिया चैंपियनशिप का मेडल हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल हो, तो उसके हिसाब से जैसे आपको देख लिया जाएगा भाई किस लेवल का ये प्लेयर है, तो उसके हिसाब से डाल दिया जाएगा। सो सूरज भाई, मतलब मैं सही बताऊं दिल से कि मेरा ये एक ऐसा पॉडकास्ट गया है कि जिसमें मतलब मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि आपने जो ग्राउंड लेवल की जो चीज़ है ना, एक्चुअल में जो एथलीट, एज ए एथलीट आपने हम्म। सारी चीज़ें सामने रख दिया पन्ना खोल के, हम्म कि भाई यही है जो है। इसके अलावा ना सरकार है, ना हाँ। फेडरेशन है, ना कोई थर्ड बंदा आया है। स्पोर्ट्स पर्सन को, एज ए एथलीट को अपने अगल बगल से चीज़ें सीखनी होती हैं। आपने बताया कि आपके जीवन में सबसे बड़ा रोल आपके रूममेट्स का रूममेट। है, जो आपके अगल बगल रहते हैं। तो मैं आपके रूममेट्स को लाइक दिल से थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने एक एशिया और एक टीम के लिए एक टॉप्स का एक बंदा तैयार करा। मतलब चाहे आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, बट मेंटली उन लोगों ने हाँ हाँ, सपोर्ट करा आपको। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे आज, लाइक आपका हमारे भी बहुत बहुत पॉडकास्ट के लिए। धन्यवाद भाई साहब। नहीं, बस हम आप भाइयों के लिए, आप स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ही हैं, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स बुक की टीम भी स्पोर्ट्स पर्सन है। जी। हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या? बट आपकी जुबानी सामने तक लाना, ये हमारा एक मेन मोटिव है। और हमारे हर पॉडकास्ट के बाद में जब हम लोग करके निकलते हैं तो उसके बाद में उस पर काम करते हैं। जी। मतलब आपने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी कि जी। रेसलिंग में ये प्रॉब्लम्स है, हाँ। अब हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे और आपका हमें उसमें सपोर्ट चाहिए। जी। सो ये थे मिस्टर सूरज वशिष्ठ, इंडिया टीम के एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने लाइक हर जगह अपना नाम रोशन किया हुआ है। एक इकलौते बंदे जो ग्रीको के अंदर, ग्रीको स्टाइल हम्म रेसलिंग का, जिसके अंदर इकलौता बंदा जो मेडल के साथ में 32 वर्ल्ड साल चैंपियन, बाद वो भी। 32 साल बाद वो भी मेडल एक लाइक लेके आए, और अभी तक इंडिया में दूसरा बंदा भी नहीं है। एंड ये था इनका सारा एक्सपीरियंस, जो कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस तरीके से एक एथलीट सफ़र कर रहा है, किस तरीके से उसके घर वाले कर्जा लेकर आ रहे हैं उसको तैयार करने के लिए। बट आगे पीछे की कुछ पॉलिटिक्स, फेडरेशन का सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, मैं हम्म बोल रहा हूँ स्टेट लेवल का सपोर्ट अगर थोड़ा सा भी मिल जाता है, तो वो ऐसे कई सूरज वशिष्ठ तैयार होकर निकलेंगे, ऐसे कई सुशील कुमार तैयार होकर निकलेंगे। ये लाइक इस पूरे पॉडकास्ट का निचोड़ है। हम्म सो मैं यही चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा अपना लव रेसलिंग की तरफ में डालिए, सो दैट कि रेसलर्स को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी, उनको समझ आएगा कि जनता हमारे लिए खड़ी है और जनता के लिए मेडल आना है। जैसे अभी सूरज जी ने एक हाईलाइट करा था कि सारे बंदे नौकरी के लिए, अपने लिए लड़ रहे हैं, बट जिस दिन आपका प्यार इनकी तरफ में आएगा, वो लोग देश के लिए लड़ना स्टार्ट करेंगे। हम्म आई थिंक तभी हम लोग हर एक वेट में मेडल होल्ड करेंगे। सो बने रहिए स्पोर्ट्स बुक के साथ में। नेक्स्ट पॉडकास्ट विद न्यू टैलेंट। नमस्ते।